Hello students, very good morning and also welcome to my YouTube channel. Yesterday we discussed on the mode of sexual reproduction. Today we are going to discuss about the significance of the sexual mode of reproduction. So इसमें आज हमने ये देखना है कि जो sexual mode of reproduction है इसका significance क्या है, किसके ऊपर जहाँ कंपेयर कर सकते हैं विद द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको पता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, तो नेचुरल सी बात है कि दोनों में डिफरेंस होगा। और हमने आज के लिए जो करना है, आज के लिए हमारा मेन जो मोटिव रहेगा कि हमने ओनली फोकस किसको करना है कि सिग्निफिकेंस क्या है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का। ठीक है, ऑल्सो यू फॉलो द योर एनसीईआरटी, तो उसमें आपको अगर आप पढ़ोगे डिटेल से तो आपको अंदर से मिल जाएगा, वहां पर लिखा होगा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के सिग्निफिकेंसेस क्या है, जहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अभी देखो आपको हेडिंग मिलेगा वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्यों होता है वही हमारा इसके अंदर आ जाएगा, सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। जो मैंने पॉइंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, जितने भी एनसीईआरटी में आपके 2 या 3 पेजेस इस टॉपिक में कवर हो रहे हैं, कौन सा टॉपिक फिर बता दूं, वाई द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, वो सारे इन पॉइंट्स में ऑलमोस्ट कवर हो जाएंगे। ठीक है, इन केस कोई चीज कवर नहीं भी होती तो अगर आप ये पॉइंट अच्छे से समझ लोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बन ही जाएगी उसके लिए। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसका ये नहीं है कि हमें सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया तो हम इसका आंसर सीधा सीधा कर देंगे। इसमें जो भी हम करेंगे उसमें कहीं से भी अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगा, इन केस 1 मार्क आ जाए, एमसीक्यू वैसे ही आ जाए, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। ऐसे करके पॉइंट मैंने डिजाइन किए हैं आपके लिए। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं आपको डेली कहती हूँ कि आप नोटबुक्स अपनी प्रिपेयर करो, उसके ऊपर ये लिख लो सारे, ताकि जब हम चैप्टर कंप्लीट कर ले, जब पूरी हमारी बायो हो जाए, तो आफ्टर दैट अगर आपको कोई डिफिकल्टी आए तो फटाफट से आप देख लो कि हमने क्या लिखा था। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। हमारे पास टॉपिक में फिर बता दो सिग्निफिकेंस ऑफ सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का फायदा, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है मीन्स इसकी। ठीक है, सो इसमें एक जो मेन बात है आपको कल ही मैंने बताई थी कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, 2, 1 मेल 1 फीमेल, और दोनों में अपने अपने क्या होते हैं, गैमीट। गैमीट मतलब वो सेल जो रिप्रोडक्शन करवाते हैं, जैसे कि मेल का गैमीट क्या है, स्पर्म सेल, और फीमेल का गैमीट क्या है, ओवम, एग जिसको बोल देते हैं ओवम। ठीक है, और आफ्टर दैट ये गैमीट किसमें स्टोर होते हैं, किसमें प्रोड्यूस होते हैं, उसको हम बोलते हैं गोनाड। और मेल का गोनाड क्या है, टेस्टिस, जिसके अंदर स्पर्म सेल बनते हैं। फीमेल का गोनाड क्या है, ओवरी, ओवरी अंडेदानी बोल देते हैं पंजाबी में उसको, जिसके अंदर अंडे जाने के, जिसके अंदर ओवम बनते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, सॉरी, पॉइंट नंबर 8। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व डीएनए एज वेल एज सेलुलर अपर्चर्स। तो अब हमने इसको और इसको अंडरलाइन कर लेना है जो मेन है। हाँ जी, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, मेल और फीमेल का। एक तो डीएनए, मेल का डीएनए स्पर्म है, स्पर्म में पड़ा है, उसके न्यूक्लियस में कल मैंने आपको बताया था। फीमेल का उसके ओवम में पड़ा है डीएनए। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डीएनए एज वेल एज मेल और फीमेल का सेलुलर अपर्चर्स, मतलब सेल का जो भी मटेरियल है वो इन्वॉल्व होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाने के लिए। दिस इज वेरी सिंपल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है, मेल और फीमेल का डीएनए और सेलुलर अपर्चर्स, जो उसका सेल का मटेरियल है, स्पर्म का ना ओवम का, वो इन्वॉल्व होता है ऑफ 2, लिखा है हमने, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स विच प्रमोट्स डाइवर्सिटी। ये क्या प्रमोट करता है, डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इन द ऑफस्प्रिंग। हाँ जी, डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंट दिखाना, इसको पंजाबी में बोलेंगे भिन्न रूपता। ठीक है, देखो जैसे असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा पैदा होता है, तो उससे क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऑलमोस्ट वो अपने पेरेंट जैसा होता है, क्योंकि एक ही पेरेंट से नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बन गया, तो नेचुरली है कि ऑलमोस्ट वो किसके जैसा होगा, अपने पेरेंट जैसा। उसमें क्योंकि 2 पेरेंट इन्वॉल्व नहीं है, तो ऑलमोस्ट वो किसके जैसा होगा, अपने पेरेंट जैसा। लेकिन अगर हमारे पास 2 डिफरेंट डीएनए और सेलुलर अपर्चर्स प्रेजेंट हैं, इसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रही है, तो नेचुरल है कि ये क्या लेकर आएगी, डाइवर्सिटी। इसीलिए अगर देखा जाए
कोई पेरेंट है, मेल है, फीमेल है, उसके बच्चे एग्जैक्ट उसकी शक्ल के नहीं होते क्योंकि डाइवर्सिटी आ गई, डाइवर्सिटी आ गई। ना ही तो कोई बच्चा 100% अपने पापा के जैसा, फादर के जैसा होगा, ना ही अपनी 100% मदर के जैसा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के हाफ हाफ करेक्टर आ गई। डीएनए हाफ मदर का, हाफ फादर का, सेलुलर अपर्चर्स हाफ मदर का, हाफ फादर का, तो दोनों हाफ हाफ कंबाइन करके तो न्यू जो ऑर्गेनिज्म बनेगा उसमें डाइवर्सिटी आ जाएगी, पिंड रूपता, उसका रूप डिफरेंट भिन्न हो गया अपने पेरेंट से। तो ये आपको याद रखना है ऑलवेज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि सेलुलर डाइवर्सिटी, सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है। तो ये आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन बन सकता है कि असेक्सुअल या सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है इनमें से डाइवर्सिटी को कौन प्रमोट करती है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट करती है डाइवर्सिटी को, ठीक है, पिंड रूपता को। आई होप कि फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर बी। इसमें क्या लिखा है? गैमीट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम टू डिफरेंट organisms. It result in a new combinations of genes which increase the character of genetic diversity. जो अभी हमने किया है उसके साथ ही मैच करता है ये। इसमें इन्होंने ये बताया है कि जो हमारे पास गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स यानी कि मैं लिख देती हूँ ब्रैकेट में, स्पर्म किसका हो गया? मेल का, और ओवम किसका गैमेट हो गया? फीमेल का। गैमेट्स आर ड्राइव्ड, कहां से बनते हैं गैमेट? न्यू बच्चे के, टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से, मेल और फीमेल से। इट रिजल्ट, इससे क्या होगा? दो की कॉम्बिनेशन हो गई और कॉम्बिनेशन से एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन गया, ठीक है, विच इंक्रीज द चांस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। वही हमारे पास यहाँ पर हमने डाइवर्सिटी लिखा था, यहाँ पर क्या होगी? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि इसमें हमने ये देखना है कि डाइवर्सिटी उसके डीएनए में भी है। पहले मैंने ये डाइवर्सिटी आपको बताई थी कि शक्ल सेम नहीं होती पेरेंट के जैसी, या हमने ये देखना है कि डीएनए की स्ट्रक्चर भी 100% ना ही तो फादर के जैसी है, ना ही तो 100% मदर के जैसी है। इसीलिए ये डाइवर्सिटी आई थी। और सेकंड डाइवर्सिटी हमने क्या लिख दिया? जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? डीएनए या आरएनए या क्रोमोसोम, ठीक है, ये सारा हमारे पास क्या है? जेनेटिक डाइवर्सिटी है। हमारे में तो मतलब क्रोमोसोम या डीएनए की बात करेंगे क्योंकि आरएनए नहीं होता हमारे में। तो ये आपको याद रखना है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जेनेटिकली मटेरियल में भी डाइवर्सिटी आती है। इसी वजह से जो उसकी फिजिकल अपीयरेंस है उसकी में डाइवर्सिटी आ जाती है, इसीलिए वो अपने फादर और मदर की जैसे 100% नहीं होता। सो फर्स्ट पॉइंट में डाइवर्सिटी, सेकंड पॉइंट में जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद सी पॉइंट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिजल्ट्स इन द ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो ये सिंपल सा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से समटाइम न्यू स्पीशीज भी बन जाती हैं। जैसे कि हम हैं ह्यूमन बीइंग्स, हमारा साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियन सैपियंस, ठीक है। तो होमो सैपियन सैपियन हम ह्यूमन बीइंग कैसे बने हैं, कैसे बने थे? तो इसका आंसर है कि हम एप्स जो होते थे, आपने देखा होगा अगर आप विजिट आपने किया है साइंस सिटी को भी, या फिर आपको इतना पता होगा या नेट वगैरह पे आप सर्च मार लेना, एप्स, APES क्या होते हैं, वहां से हम बने थे। धीरे धीरे चेंजेस आते गए क्योंकि हमारे जो बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं अब भी उनके साथ, मतलब अगर देखा जाए कि वो कैसे थे कंपेयर करें तो उनसे ही हमारी पूरी मैचिंग है, ठीक है। तो हम कहाँ से बने हैं? एप्स से बने हैं, और एप्स में भी सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन था। धीरे धीरे उसमें डाइवर्सिटी आती गई और एप्स से वो खत्म हो गए। एप्स से क्या बन गई? न्यू स्पीशीज बन गई, जिसको हम क्या बोलते हैं? होमो सैपियन सैपियन। ऐसा कभी भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी नहीं आएगी, क्योंकि एक ही जैसा पेरेंट है वैसे ही बच्चे बनते जाएंगे। लेकिन डाइवर्सिटी किसमें आएगी? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में आएगी, और इसकी वजह से न्यू स्पीशीज बनने के चांसेस भी रहते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसमें चेंज आ जाती है, वेरिएशन आ जाती है। बायो ऑलवेज वेरिएशन को और डाइवर्सिटी को लाइक करती है। बायो का मतलब है लिविंग, और लिविंग का मतलब क्या है कि हमारे पास चेंजेस आते रहना और उसको हमने एक्सेप्ट करना है। और चेंज जो है डाइवर्सिटी का, बायो का मेन पार्ट है, होने भी चाहिए, ठीक है। सो आपने थर्ड पॉइंट याद क्या रखना है? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ओरिजिन क्या कर सकती है? न्यू स्पीशीज को बना सकती है। ओके, सो नेक्स्ट है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये मैं आपको बताती हूँ अभी यहाँ पर। कल मैंने आपको ये बताया था कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर बात की जाए ह्यूमन बीइंग में तो 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो वही है पॉइंट ये भी, सो नोट करते जाना, साथ ही लाइक का बटन प्रेस भी कर देना। हाँ जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन द सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल की अमाउंट क्या रहती है ऑफस्प्रिंग में, बच्चे में सेम जेनेटिक मटेरियल सेम रहता है। ये हम प्रूव करते हैं कैसे। जेनेटिक मटेरियल क्या रहना चाहिए हमारे पास, सेम, यानी कि अगर फादर के 23 पेयर थे मेल के, फीमेल के भी कितने हैं 23 पेयर, और ऑफस्प्रिंग के भी कितने होने चाहिए 23 पेयर। फर्स्टली ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। साथ में क्या लिखा है कि जेनेटिक मटेरियल का मतलब होता है डीएनए या क्रोमोसोम। आपको पता है आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट, जब गैमीट फ्यूज करता है, जुड़ता है, तो क्या बन जाता है, जाइगोट बन जाता है। वो हम देख लेते हैं। हाँ जी, तो हमारे पास क्या है 23 पेयर क्रोमोसोम्स के हैं मेल के, फीमेल के भी क्या है 23 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के। और मैंने आपको बताया था 22 तो सेम ही होते हैं, एक का फर्क होता है XX और इसमें क्या है, उसमें XY और इसमें क्या है XX। तो हम सिर्फ इसको उठाएंगे क्योंकि ये तो है ही सेम, ये तो है ही सेम। सेक्स और रिप्रोडक्शन के लिए सिर्फ एक पेयर लास्ट वाला इन्वॉल्व होता है, वो मैंने कल आपको बता दिया था। अगर किसी ने कल का लेक्चर नहीं सुना है तो पहले वो सुन लेना, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। तो हम ये उठाते हैं XY XX, ठीक है। तो अब क्या होगा अब ये देखो, ये हमारे पास जहां तो पेयर बन गया, जहां हमारे पास ये पेयर बन गया, ठीक है। 22 ऑलरेडी हैं, तो बच्चे में भी क्या, जहां तो ये होगा ऑफस्प्रिंग, जहां ये होगा, बच्चे में क्या होगा 22 + 1 पेयर, कितने बन गए 23 पेयर। सेम है 22 + 1 = 23 पेयर्स आर इन्वॉल्व। तो ये उन्होंने लिखा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेंटेन रहता है सेम अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ये नहीं होगा कि यहाँ पर 22 या 24 पेयर बन जाएंगे, वो सेम रहता है, ठीक है। और आफ्टर फ्यूजन ऑफ गैमीट एंड फॉर्म जाइगोट, अब क्या होगा, अब फ्यूजन हो गई, ठीक है, फ्यूजन हो गई और मेल और फीमेल के गैमीट्स की, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये क्या हो गया, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, ठीक है, फ्यूजन होगी मेल फीमेल गैमीट की। आफ्टर दैट हमारे पास 2 सेल एक बन जाएगा जाइगोट, इसको हम बोलते हैं जाइगोट, बहुत ही छोटा टुकड़ा मांस का कह सकते हैं, जाइगोट है। इसके बाद नेक्स्ट बनेगा फिटस, फिर बनेगा एम्ब्रियो, फिर बच्चा ऑफस्प्रिंग। इसके बाद क्या बनेगा फिटस, उसके बाद एम्ब्रियो, उसके बाद इधर मैंने एरो करके लिख दिया ऑफस्प्रिंग। सो ये होता है एक्चुअल में प्रोसीजर कि हमारे पास फ्यूजन होगी मेल और फीमेल की, उसने क्या बना दिया जाइगोट। तो जाइगोट में हमारे पास मेंटेन रहेगा सेम अमाउंट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल दैट इज 23 पेयर इन ह्यूमन बीइंग। उसके बाद बच्चा जब माँ के पेट में होता है 2 मंथ तक, उसको हमने क्या बोलना है कि वो फिटस है। 3rd मंथ से 9 मंथ तक हम उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, कितने 3 to 9 मंथ एम्ब्रियो। उसके बाद बच्चा क्या है, मतलब उसी 9 मंथ में उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसके बाद ड्यू टू बर्थ ऑफस्प्रिंग है, वो ऑफस्प्रिंग बन गया, ठीक है। तो ये सारी डिटेल थी, आप इसको बिल्कुल ऐसे करके लिख लेना, ठीक है, पेंसिल से ड्रॉ कर लेना ताकि इन फ्यूचर आपको कोई डाउट ना रहे। तो एक और मैं टॉपिक देखो, इसमें है लिमिटेशंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जैसे हमने सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस लिखी है, तो इसकी लिमिटेशन क्या है ये हमने देखना है। सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की वर्बली मैं आपको बता रही हूँ, आप नोट कर लेना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल और फीमेल। अगर प्लांट्स की भी बात करें तो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर होगा, वो नेक्स्ट हम टॉपिक में करेंगे प्लांट्स का। तो इसमें क्या रहता है, हो सकता है किसी एक पेरेंट में कोई अनडिजायरेबल कैरेक्टर्स हो, वो भी पास हो जाए, ठीक है। अनडिजायरेबल कैरेक्टर कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है कि फादर को या मदर को डायबिटीज हो, जहाँ हाइपरटेंशन होती हो उसको, ठीक है, जहाँ कोई कैंसर की बीमारी हो,
तो अगर एक पेरेंट ठीक है, दूसरे पेरेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है ऑफस्प्रिंग में भी वो प्रॉब्लम पास कर जाए। ये लिमिटेशन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की। हाँ जी, जिससे क्या होता है, अनडिजायरेबल न्यू जेनेटिक मटेरियल बन जाएगा, जो नहीं चाहते थे हम। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो डेफिनेट पास करेगी करेगी, अगर पेरेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो पास नहीं करेगी, क्योंकि दो कॉम्बिनेशंस नहीं है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर किसी एक में कोई प्रॉब्लम है तो उसके चांसेस रहते हैं कि वो नेक्स्ट जनरेशन में पास कर जाए। ये लिमिटेशन है इसकी। तो कल हम करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, वो आप थोड़ा सा देख लेना बुक में से। इसमें से अगर कोई डाउट हो तो वो भी आप क्लियर कर लेना। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।